हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 16 दिसंबर और आज के वीडियो में हम 16 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से आप कैसे जुड़ सकते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 11 दिसंबर 2022 को वाराणसी में भरतियार के पुनर्निर्मित घर में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा। तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन, उन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। अगला है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने कुल कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 7। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की यानी जनवरी 2022 से अगस्त 2022 तक की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको मंथली PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की, यानी कि नवंबर मंथ की, अक्टूबर मंथ की या सितंबर मंथ की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल दिया गया है जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन संपन्न हुआ? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, वाराणसी में। अगला है, अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पारित किया? तो अभी जो है तंबाकू कानून पारित किया है न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए? तो ये है RRR। अगला है, 15 दिसंबर को इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट का 7वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, नई दिल्ली में, यानी कि 15 दिसंबर को ये शुरू हुआ है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे याद रखेंगे। अगला है, फीफा विश्व कप इतिहास में अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए हैं लियोनेल मेसी। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पे अर्जेंटीना की बात की जा रही है कि अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये हैं लियोनेल मेसी। अगला है, भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 22 का छठा संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा सी, मेघालय में। ठीक है, याद रखेंगे काजिंद अभ्यास, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कजाकिस्तान। ठीक है, काजिंद कजाकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान के बीच। अगला है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 14 दिसंबर को। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एग्रो मॉल बनने जा रहा है? क्या बन रहा है? एग्रो मॉल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, लखनऊ में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की लखनऊ में, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे, लखनऊ में एग्रो मॉल बनेगा। ये जो एग्रो मॉल है ये 100 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। अब दोस्तों ये है क्या एग्रो मॉल? तो नाम से आप इसे जो है रिलेट कर पा रहे होंगे, एग्रो मॉल यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित। तो ऐसा ही है, ये जो मॉल है एग्रो मॉल, इसमें क्या होगा, तो एक ही जगह पर जो लोग हैं वो कृषि उत्पाद जो है सभी तरह के यहाँ पर उपलब्ध हो सकेंगे। यानी कि ये जो मॉल है यहाँ पर जो है, इस मॉल में लोगों को एक ही जगह पर हर तरह के जो कृषि उत्पाद हैं वो उपलब्ध हो सकेंगे। इसमें एक हिस्सा ऑर्गेनिक और प्राकृतिक कृषि उत्पादों के लिए आरक्षित होगा। मंडी परिषद ने चिन्हट में इसके लिए जगह चिन्हित कर ली है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है एग्रो मॉल बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा लखनऊ में। और एग्रो मॉल है क्या, तो नाम से ही आप लोग इसको समझ सकते हैं कि एग्रो मॉल यानी एग्रीकल्चर से संबंधित है। यानी इस मॉल में जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको सभी तरह के जो उत्पाद हैं कृषि से रिलेटेड वो यहाँ पर उपलब्ध हो सकेंगे। तो याद रखेंगे एग्रो मॉल कहाँ पे बन रहा है, लखनऊ में। अगला है, जल्द ही उत्तर प्रदेश के किस शहर में बैंकॉक की तर्ज पर लग्जरी क्रूज सेवा शुरू हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, गोरखपुर में। दोस्तों बैंकॉक की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी लग्जरी क्रूज सेवा जो है शुरू होने वाली। कहाँ पे होगी, तो ये गोरखपुर के रामगढ़ झील में 5 मंजिला क्रूज अप्रैल से चलने लगेगा। बुधवार को संबंधित फर्म के प्रतिनिधियों ने पूजन समारोह वैदिक रीति रिवाज से संपन्न किया। यानी
जो क्रूज सेवा है वो बैंकॉक की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी चलेगी। और ये जो क्रूज होगा ये 5 मंजिला ऊंचा ये क्रूज होगा, जो कि अप्रैल से चलना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? गोरखपुर के रामगढ़ झील में। रामगढ़ ताल मोहद्दीपुरी के निकट 200 टन वजन एवं 150 पर्यटक एवं स्टाफ के लिए क्रूज का निर्माण बुधवार से शुरू हो गया है। जीडीए ने इस क्रूज के निर्माण का ठेका मेसर्स राजन रॉय की फर्म को दिया है। 10.45 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अप्रैल में क्रूज संचालन के लिए तैयार हो जाएगा। यानी आपको यहाँ से याद रखना है, अगर पूछा जाता है कि बैंकॉक की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में या कहाँ पर लग्जरी क्रूज सेवा जो है शुरू की जा रही है, तो ये की जा रही है गोरखपुर के रामगढ़ झील में। और ये जो क्रूज है ये 5 मंजिला ऊंचा क्रूज है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जो क्रूज है 150 पर्यटक इसमें बैठ सकेंगे। और ये कहाँ पर चलेगा? तो रामगढ़ झील में ये चलेगा। अगला है, हाल ही में सीतापुर जिले के किस छात्र ने एक नया सेंसर युक्त हेलमेट विकसित किया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, दिनेश कुमार ने। दोस्तों सीतापुर में हो रहे आए दिन सड़क हादसों से सबक लेकर एक स्कूली छात्र है दिनेश कुमार, नाम याद रखेंगे दिनेश कुमार। तो इसने क्या किया है, एक हाईटेक सिस्टम निजात किया है और एक क्या किया है, हेलमेट बनाया। अब ये जो हेलमेट है वो किस तरह का है, तो यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों ये जो दिनेश कुमार छात्र है इसने अपनी बाइक को हेलमेट पहनकर चलाने के लिए एक डिवाइस बनाई है जिसे हेलमेट में फिट कर दिया गया। यानी कि क्या है कि ये जो दिनेश कुमार है इसने ऐसा एक सिस्टम जो है विकसित किया है कि वो जो सिस्टम है वो उसने अपनी बाइक के हेलमेट में लगाया है। अब जब तक हेलमेट नहीं पहना जाएगा तब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ऐसा सिस्टम इसमें लगाया गया। यानी ये जो छात्र है ये बाइक अब बगैर हेलमेट के स्टार्ट नहीं हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हेलमेट में डिवाइस लगी हुई है वो जब सिर पे रखा जाएगा हेलमेट, उसके बाद ही वो एक्टिव होती है और उसके बाद ही बाइक जो है स्टार्ट होती है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि सीतापुर का छात्र है दिनेश कुमार, इसने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिससे क्या होगा कि जो लोग हैं उन्हें हेलमेट पहनना होगा। और ये किस तरह से काम करती है, तो ये जो डिवाइस है वो हेलमेट में लगाई गई है और जब हेलमेट पहना जाएगा उसके बाद ही जो डिवाइस है वो एक्टिव होगी और बाइक स्टार्ट होगी। तो ये आपको याद रखना है। ऐसा हेलमेट जो है यूपी में बनाया गया है। किसने बनाया है, तो ये दिनेश कुमार ने बनाया है जो कि सीतापुर के हैं। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत की किस परियोजना को दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, नमामि गंगे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी कि कोप 15 के दौरान जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो नमामि गंगे परियोजना है, गंगा कायाकल्प परियोजना, इसको प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। यानी ये जो नमामि गंगे परियोजना है 2014 में स्टार्ट हुई थी। इसे प्रदूषण की प्रभावी उन्मूलन और राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण एवं कायाकल्प के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इसका संचालन जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जल शक्ति मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन के दौरान एक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें ये कहा गया कि जो दुनिया की 10 सबसे अभूतपूर्व पहलें हैं उनमें भारत की जो नमामि गंगे परियोजना है इसको भी शामिल किया गया है। ठीक, तो याद रखेंगे आप कौन सी परियोजना है भारत की, नमामि गंगे परियोजना। इससे याद रखना है नमामि गंगे से कि ये शुरू कब हुई थी, तो 2014 में ये शुरू हुई थी। और इसका जो संचालन है वो कौन सा मंत्रालय करता है, तो जल संसाधन मंत्रालय, और इसके अलावा नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय। तो इस चीज़ को आप यहाँ से याद रखें। अगला है, इराक को पीछे छोड़ पहली बार भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश कौन सा बन गया, तो ये बन गया है रसिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। दोस्तों इराक को पीछे जो है रूस ने छोड़ दिया है, किस मामले में, तो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में। यानी कि अब सबसे ज़्यादा जो तेल की आपूर्ति हुई है भारत को वो किसके द्वारा हुई है, तो वो हुई है रूस के द्वारा। आंकड़ों से पता चलता है कि रूस से भारत का तेल आयात नवंबर में 5वें महीने में बढ़कर के कितना हो गया, तो ये हो गया है 9,08,000
8,000 बैरल प्रतिदिन हो गया है। अक्टूबर की तुलना में ये 4% ज़्यादा है। इस वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों यानी अप्रैल से नवंबर में इराक भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा। इसके बाद सऊदी अरब और रूस थे। इन दोनों ने संयुक्त अरब अमीरात को चौथे स्थान पर गिरा दिया है। यानी कि भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था पिछले समय में, तो वो था इराक। ठीक है, पिछले 8 महीनों की अगर हम बात करें इस साल की अप्रैल से नवंबर तक की, तो वो कौन सा रहा था? वो रहा था इराक। लेकिन उसके बाद जो है सऊदी अरब भारत के लिए बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बना तेल का, और उसके बाद जो है अभी रूस जो है ये सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत के लिए। और नवंबर महीने में जो रूस से तेल की आपूर्ति हुई भारत के लिए वो है 9,08,000 बैरल प्रतिदिन के हिसाब से। तो आप याद रखेंगे कि भारत के लिए सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है रसिया। अगला है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, भोपाल में। दोस्तों, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल यानी ISSF 2022 जनवरी 2023 में कहाँ पे? भोपाल में आयोजित होगा। यह भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। ISSF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक योजना है जो पूरे देश के उल्लेखनीय वैज्ञानिकों के नेतृत्व में स्वदेशी लोकाचार के साथ एक विज्ञान आंदोलन विज्ञान भारती के सहयोग से है। 21 से 24 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा 2023 में। ठीक है, याद रखेंगे आयोजन कब होगा? तो 21 से 24 जनवरी 2023 के बीच ये आयोजित किया जाएगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव में देश विदेश के वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीविद, नीति निर्माता, शिल्पकार, स्टार्टअप्स, किसान, शोधार्थी, छात्र और नवोन्मेषक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 जो जनवरी 2023 में आयोजित होगा, तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? भोपाल में आयोजित होगा। कब से कब तक? तो 21 से 24 जनवरी 2023 के बीच ये आयोजित होगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी परिवारों के लिए एक यूनिक अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या शुरू करने का प्रस्ताव दिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन केंद्र शासित प्रदेश के परिवारों को 8 अंकों की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या जारी करेगा। यूनिक फैमिली आईडी का उद्देश्य क्या होगा? तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को तेजी से और पारदर्शी रूप से लागू करना। ये जो यूनिक फैमिली आईडी है इसका उद्देश्य है। इस परिवार आईडी का उपयोग कई सामाजिक कल्याण प्रणालियों के लिए प्राप्तकर्ताओं की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के परिवारों को 8 अंकों की विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक पहचान संख्या जारी की जा रही है? तो ये जो है की जा रही है जम्मू और कश्मीर। ठीक, इस चीज़ को याद रखेंगे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू रेस्टोरेंट है, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो ये आप लोग जो है नोट कर लें। दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट दुनिया का सबसे बड़ा जो इग्लू रेस्टोरेंट है ये कहाँ पे स्थापित किया गया? तो इसको आप याद रखेंगे, कहाँ पे स्थापित किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। लेकिन कहाँ पे अगर वो जगह पूछी जाए तो आप याद रखेंगे गुलमर्ग। ठीक है, गुलमर्ग में जो है ये स्थापित किया गया है जम्मू कश्मीर में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू रेस्टोरेंट है। ठीक है, इग्लू रेस्टोरेंट क्या होता है? तो बर्फ के जो घर होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है और ये बर्फ का रेस्टोरेंट है। तो याद रखेंगे गुलमर्ग में बनाया गया। इसके अलावा देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी रही? तो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल, ठीक है, इसको भी आप यहाँ से याद रखेंगे, कार्बन न्यूट्रल, देश की पहली कार्बन न्यूट्रल क्या है? पंचायत है ये, पंचायत। तो देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है जो कि कौन सी रही? पल्ली। और ये पल्ली कहाँ की पंचायत है? तो ये है जम्मू और कश्मीर की। इस बात को भी यहाँ से आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि
दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर है? तो वो चिनाब नदी पर है। और अगर हम ऊंचाई की बात करें तो नदी तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 359 मीटर है। ठीक है, याद रखेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है कहाँ पे? चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर से। और कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कि जो त्यौहार है हेरात और पुष्कर, ठीक है, कौन सा है? हेरात है और इसके अलावा पुष्कर है। हेरात है और इसके अलावा पुष्कर है। तो ये जो त्यौहार है ये कहाँ से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और एक नृत्य है रऊफ, इसे भी आप यहाँ से याद रखेंगे। जो रऊफ नृत्य है ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये सारे क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला है, किस राज्य से संबंधित गमोचा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, असम। दोस्तों, असम की संस्कृति और पहचान के प्रतीक गमोचा को पहला आवेदन किए जाने के 5 साल बाद केंद्र सरकार से भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है जीआई का। गमोचा क्या है? तो गमोचा का शाब्दिक अर्थ होता है तौलिया और आमतौर पर असमिया घरों में दिन प्रतिदिन ये उपयोग किया जाता है। यह लाल बॉर्डर और विभिन्न डिजाइनों के साथ हाथ से बना हुआ आयताकार सूती कपड़ा है जिसे पारंपरिक रूप से बुजुर्गों और मेहमानों को असमिया लोगों द्वारा सम्मान के प्रतीक के रूप में पेश किया जाता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि जो गमोचा है क्या है? ये एक तौलिया है और ये असम से संबंधित है। याद रखेंगे गमोचा असम की एक प्रसिद्ध है ये चीज़, ठीक है, जो कि असम में जो मेहमान होते हैं घरों में आते हैं उनको ये दिया जाता है सम्मान के रूप में। तो गमोचा को जो अभी जो है क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, गमोचा को कहाँ से संबंधित है? असम से संबंधित है और अभी इसे जीआई टैग दिया गया। और दोस्तों, जीआई टैग से याद रखेंगे कि जो जीआई टैग है वो सबसे पहले भारत में किसको दिया गया था? तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कब? 2004 में। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा जीआई टैग से याद रखेंगे अगर किसी भी उत्पाद को या किसी वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है तो वो जो जीआई टैग है वो कितने वर्षों के लिए मान्य रहता है? तो इसको याद रखेंगे आप, 10 वर्ष के लिए ये मान्य रहता है जीआई टैग। ठीक है, और जीआई टैग किस उत्पाद को या किस वस्तु को दिया जाता है? तो जो वस्तु उस विशेष क्षेत्र में फेमस होती है उसको जीआई टैग दिया जाता है। ठीक, तो अभी जैसे असम का ये गमोचा पूरे असम में फेमस है तो इस वजह से इसको जो है अभी जीआई टैग दिया गया है। अगला है, वर्ष 2031 तक देश में कितने नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 20। दोस्तों, वर्ष 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो जाएंगे जिनसे करीब 15,000 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन हो सकेगा। बीयूस न्यूक्लियर पावर प्लांट में से पहला 2023 में गुजरात के काकरापार में चालू हो सकता है। ये 700 मेगावाट की यूनिट होगी। यानी ये जो 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ किए जाएंगे 2031 तक, तो उनमें से जो पहला प्लांट होगा वो 2023 में चालू हो सकता है। कहाँ पे? तो ये गुजरात के काकरापार में। राजस्थान के रावतभाटा में 700 मेगावाट की 2 इकाइयों के 2026 तक पूरा होने की संभावना है, जबकि कुडनकुलम में 1000 मेगावाट की अन्य 2 इकाइयों के 2027 तक पूरा होने की संभावना है। हरियाणा के गोरखपुर गांव में 2029 तक 700 मेगावाट की 2 इकाइयों के पूरा होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर के वर्ष 2031 तक देश में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो जाएंगे और इनमें से जो पहला सबसे पहले चालू होगा वो गुजरात में होगा, काकरापार में। और 2023 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2023 में जो है इसको शुरू कर दिया जाए और ये 700 मेगावाट की बिजली यूनिट इससे उपलब्ध होगी। ठीक, तो याद रखेंगे 2023 तक कितने? 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र आरंभ हो जाएंगे। अगला है, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, ईरान को। दोस्तों, अमेरिका के एक प्रस्ताव के बाद ईरान को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया। भारत ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध मुख्य वैश्विक अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद से ईरान को हटाने के लिए की गई वोटिंग में भाग नहीं लिया और 8 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। तो आपको यहाँ से याद रखना है संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से अभी किस देश को बाहर कर दिया गया? तो ईरान को बाहर कर दिया गया है। अमेरिका ने इसका प्रस्ताव लाया था और 8 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में वोट किया। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है किस देश को बाहर किया गया? ईरान को। तो दोस्तों, ये थे
16 दिसंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये कल की वीडियो को क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में भारत की 9वीं राष्ट्रीय पार्टी कौन सी बन गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट था, आम आदमी पार्टी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। लेकिन मैं आपसे रोज कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई। यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और दोस्तों सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।